हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम लोगों ने पिछले वीडियो में उद्देशिका से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ को भी देखा था। तो खैर उसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे थे, तो अब इस वीडियो में उसका जवाब भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी कड़ी में ये पहला सवाल है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो किस में प्रतिबिंबित होते हैं? उद्देशिका में। हमारा दूसरा सवाल है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का एक भाग है, तो किसका भाग बनाता है ये, मतलब किस टाइम पे? तो ये है 42वें संविधान संशोधन के बाद से। तीसरा सवाल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है? तो व्यस्त मताधिकार यानी डी का उल्लेख नहीं है। व्यस्त मत अधिकार का जो उल्लेख है ना, वो आर्टिकल 326 में है प्रस्तावना में। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है यानी शामिल नहीं है? तो ये है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था जब मैं आपको उद्देशिका पढ़ा रही थी कि इस तरीके के सवाल आते हैं, स्वतंत्रता, न्याय और इनके इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, उद्देशिका में। और अगला सवाल है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान में कब प्रस्तावित की गई थी यानी अंगीकृत की गई थी? तो 26 नवंबर 1949 में, और इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रेम्बल का आधार बना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 3 दिसंबर 1946 को संविधान में उद्देशिका को प्रस्तावित किया था, और 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है, भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द, मतलब उसका मायने क्या है जो यहाँ पे गलत है? तो एक है जो आर्टिकल 39D, इसके साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाएगा, तो ये सही है। आर्टिकल 14 के साथ पठित ऐसे कानूनों को जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गए हों, विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगी, ये भी सही है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। आर्टिकल जो 25 है उसके साथ क्या है कि न्यायालय को उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा, तो ये भी सही है। आर्टिकल जो 23 है इसके साथ क्या है कि ये आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्याय को समर्थ बनाएगी, तो ये गलत है क्योंकि आर्टिकल जो 23 है वो बलात् श्रम से संबंधित है। अगला सवाल है कि सांविधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। हमारा अगला सवाल है, एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया? तो ये है पंथ निरपेक्ष। इसमें न्यायालय ने कहा था कि पंथ निरपेक्ष जो है वो सभी धर्मों के लिए एक सकारात्मक अवधारणा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित हैं। ये सवाल वही कर पाएंगे जिनको उद्देशिका अच्छे से याद हो। तो पहला है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है पूंजीवाद और मुक्त बाजार। इसका तो कहीं पे भी जिक्र नहीं है पूंजीवाद और मुक्त बाजार का, इसलिए 3 जहाँ भी होंगे वहाँ कट हो जाएगा और 1 और 2 सही होंगे। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत के संविधान का एक केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? तो जवाब है केवल 2। यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है। अब आपको पता है कि संविधान की उद्देशिका में भी ये लिखा हुआ है कि पंथ निरपेक्ष राज्य को ये आगे करता है, मतलब प्रोत्साहित करता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? 1 मूल अधिकारों में, 2 मूल कर्तव्यों में, और 3 नीति निर्देशक सिद्धांतों में।
तो यहाँ पे सभी ही सही होंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। कैसे? यहाँ पे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्ति का स्रोत भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और वह सर्वोच्च संप्रभु धारण करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 1960 सॉरी, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग है और उसमें संशोधन हो सकता है, किंतु उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? ए, उद्देशिका स्वयं नाले में परिवर्तनीय है। यही गलत है। परिवर्तनीय, यहाँ पे लिखा है कि परिवर्तनीय है और यहाँ है लिखा हुआ कि परिवर्तनीय नहीं है। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? एक, उद्देशिका स्वयं नाले में परिवर्तनीय नहीं है। तो यही गलत है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो अब अगर एक गलत हो गया तो ए, बी और सी तीनों में एक एक है, तो ये कट जाएगा। आंसर होगा आपका डी। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से एक कथन सही है या है? तो ऑप्शन है ए, यह संसद के संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है। तो हाँ, ये सही है। यह जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या करने में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है, यह संसद की संविधानीय शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। तो नहीं, ये वहाँ भी शामिल नहीं है। तो 1 और 3 तो गलत है, मतलब एक ही सही है, तो केवल सी। हमारा अगला सवाल है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। तो हमारा अगला और आखिरी सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वो है उद्देशिका। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। मैडम खान के साथ बने रहिए। बाय।